a moderator or a monitor for the class, so that when I'm asking something, no, so one of you can represent all the others and let me know whether you have got what I'm trying to say, है ना? मैं तो प्रीति मैम किसी को अपॉइंट कर देंगे आज क्या? Okay, so I have to phone करेल. Fatima madam, Fatima, are you there? Yes. Yeah. So you are the monitor of our today's class. Monitor in the sense what you have to do is, मैडम जो भी क्वेश्चन इन द सेंस अगर कुछ पूछते हैं कि हो गया कि आपका लिख के या तो जो भी क्वेश्चन पूछते हैं तो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स यू हैव टू रिस्पॉन्ड. ओके, मतलब Okay. सारे लोग अनम्यूट नहीं करेंगे, आप अनम्यूट करके बोलिएगा कि अगर हो गया है लिख के या तो जो भी मैडम पूछते हैं उस बारे में. जी मैम. ठीक है. ठीक है. हाँ ओके. जी. टीनू मैडम, फातिमा मैडम इज देयर. ओके ओके जी. हाय फातिमा. हेलो मैम. ओके. गुड सो मॉर्निंग. नाउ हम लोग क्या करेंगे ना, पहले हम लोग बेसिक्स जो हैं, देखिए स्टैटिस्टिक्स आपको शॉर्ट टर्म एग्जाम के लिए जो है वो सारा का सारा मैं बहुत अच्छे से आपको करवा दूंगी. उस बीच में मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको समझ में आए. ऐसा नहीं कि हम सिर्फ रट करके या लाइक प्रैक्टिस करके हम स्टैटिस्टिक्स को नहीं जाएंगे. वील ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स. बट 6 घंटे में स्टैटिस्टिक्स समझ लेना एक मिराकल के बराबर ही है. तो हम लोग बहुत डिटेल में तो नहीं जा पाएंगे बेटा, लेकिन शॉर्ट में हम लोग जितना ज़रूरी है उतना करेंगे. दूसरी बात, आप लोग कभी भी मुझे कुछ भी ना समझे तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन मेरा एक्सप्लेनेशन खत्म होने के बाद अगर आपको कुछ भी नहीं समझता है, सो आई विल गिव यू अ चांस कि भाई अभी पूछिए, तो तब आप पूछ सकते हैं. बीच बीच में हम लोग कुछ सिचुएशंस एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे जिसके लिए मैं बोलूंगी आपको आंसर करने के लिए, तब आप अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आप में से कोई लिटरेचर बैकग्राउंड या पॉलिटिकल साइंस, सोशल स्टडीज ऐसे कोई बच्चे हैं क्या? प्रीति मैम, इज देयर एनीबॉडी फ्रॉम दिस बैकग्राउंड? यस मैम. मैम. यस. आई एम फ्रॉम Yes, ma'am. लिटरेचर मैम. मैडम ओके लैंग्वेजेस फाइन. के हैं मराठी, इंग्लिश और हिंदी. देन पॉलिटिकल साइंस, फाइन आर्ट्स, म्यूजिक के भी पार्टिसिपेंट्स है. ठीक है. तो बेटा आप लोग कोई भी चिंता मत कीजिए, मैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स्ड करके आपको बताऊंगी और आप देखिएगा कि आप लोग बहुत आसानी से स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस एग्जाम में कर पाएंगे. बस आपको ध्यान इतना रखना है कि मैं जो बोल रही हूँ वो आपको नोट डाउन करना है, जो मैं समझा रही हूँ वो नहीं समझे तो वापस पूछना है, और अपनी पूरी कोशिश करना है प्रेजेंट रहने की. कई बच्चे क्या करते हैं, माइक तो अनम्यूट है ही, सॉरी माइक तो म्यूट है, वीडियो भी बंद है, तो हम वहाँ बैठे हैं कि नहीं घर का काम कर रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा. क्योंकि हमने देखा है ऑनलाइन मोड में बहुत सारे बच्चों को फेल होते हुए, तो आप अपने साथ ये रिस्क मत लीजिए. थोड़ा शांति से लेक्चर अटेंड करने की कोशिश करिए और जो मैं बोलती हूँ वो नोट करिए. उससे क्या होगा कि आप लोगों के लिए बहुत आसान रहेगा, बिना रिवीजन के भी एग्जाम क्लियर कर लेना. ठीक है. सो विद दिस वी स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ वेरी ब्यूटिफुल सब्जेक्ट कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक्स. सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे. सब लोग अपना नोटबुक पेन आई होप सबका रेडी है. थोड़ा सा लिखेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. मेजर मतलब गिनना. MEASURES, MEASURES, measures of central, 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 tendency, TENDENCY, measures of central tendency. सेंट्रल ये वर्ड आया है सेंटर से. सेंटर मतलब बीच में. तो हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ये होता है कि किसी भी ग्रुप के बारे में, किसी भी 10, 50, 100 लोगों के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो कोई एक ऐसा नंबर जो सबके बारे में एक ही बार में बता दे, उसको कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. अभी उसके नीचे 1, 2, 3 लिखेंगे, लेकिन एक एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे. सबसे पहले लिखे मीन. नंबर 1 मीन, MEAN, मीन. एक लाइन छोड़ करके सेकंड पे लिखिए मोड, MODE, मोड. फिर से एक लाइन छोड़ करके लिखिए मीडियन, MEDIAN, मीडियन. मीन आपको सबको पता है कैसे निकालते हैं. सारे नंबर जो दिए गए हैं उनको ऐड कर लेंगे और जितने नंबर्स हैं उसे डिवाइड कर लेंगे. तो मीन ही होता है अरिथमेटिक मीन या फिर एवरेज. मीन का मतलब है अरिथमेटिक मीन या एवरेज. और सबसे इम्पोर्टेंट बात मीन की मैं बाद में बताऊंगी आपको, तो थोड़ा सा
एक थोड़ी स्पेस वहां पे रहने दीजिए लिखने के लिए। फिर मोड हो गया, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग नंबर, मतलब जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है डेटा में, उसको बोलते हैं मोड। वो कैसे निकालते हैं? तो हम लोग डेटा ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया है, बस उसी को हम नोट कर लेते हैं। थर्ड हुआ मीडियन। मीडियन के लिए हम लोग करते ऐसा है कि जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास, उनको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, मतलब छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, और जो सबसे बीच का नंबर हुआ वो हो गया हमारा मीडियन। सो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वी हैव मीन, मोड एंड मीडियन। मीन मतलब एवरेज, मोड मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग नंबर, मीडियन मतलब द सेंट्रल नंबर ऑफ द डेटा सेट व्हेन ऑल द डेटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी बेटा ये सारे जो डेफिनेशंस हैं ये सारे आपको पीपीटी पे हैं, कल हम लोग जब पीपीटी देखेंगे तो आपको सारा दिखेगा, तो वो सब मत लिखिए, मैं जितना बता रही हूँ बस उतना लिखिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या बेटा? एनीबडी हैज एनी इश्यू इन दिस? नो मैम। तो मैम मैम फिर से बताइए ना मैम, फिर से रिपीट कीजिए ना थोड़ा। ये कौन बोला अभी? पद्मा? हाँ मैम। अच्छा, क्या रह गया बेटा आपका, क्या नहीं समझा आपको? ये मीन मोड मीडियम के बारे में थोड़ा सा अभी जो बताया, थोड़ा सा रिपीट कीजिए ना। मीन बेटा जो भी जितने नंबर्स दिए हैं उनको ऐड करके आपको जितने नंबर है उससे सब डिवाइड करना होता है, एवरेज हम निकालते हैं। मोड मतलब जो सबसे ज्यादा बार नंबर आ रहा है उसको बोलते हैं, और मीडियन जब हम सारे नंबर्स को छोटे से बड़ा अरेंज करते हैं तो सबसे बीच में जो नंबर आ गया उसको बोलते हैं मीडियन। ठीक है, ओके मैम, ओके, थैंक यू। ओके। चलिए अभी लिखिए मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, मेजर्स का स्पेलिंग तो वही है, डिस्पर्शन DISPERSION, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। अब बेटा ये जो डिस्पर्शन वर्ड है ये आया है डिस्पर्स वर्ड से। डिस्पर्स मतलब बिखर जाना, बिखराव, फैल जाना। तो डिस्पर्शन मतलब हम डेटा का बिखराव चेक करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक फैला है, कितना छोटा नंबर से कितना बड़े नंबर तक है, वो सारा हम लोग चेक करते हैं। उसको गिनने के कई अलग अलग तरीके हैं। तो अभी हम लोग लिखेंगे, आप 1 2 3 4 डाल के लिखेंगे, एक एक लाइन छोड़ करके। नंबर 1 पे लिखिए रेंज, RANGE, रेंज। रेंज के सामने लिखेंगे हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर, मतलब सबसे बड़ा नंबर जो है हमारे डेटा का उसमें से सबसे छोटा नंबर माइनस करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा रेंज। सेकंड लिखिए क्वार्टाइल, QUARTILE, क्वार्टाइल, QUARTILE, क्वार्टाइल। उसके सामने लिखिए 4 इक्वल पार्ट्स, उसके सामने लिखिए 4 इक्वल पार्ट्स। क्वार्टाइल ये जो वर्ड आया है ये आया है क्वार्टर से, क्वार्टर मतलब 1/4, सबको पता है। तो 4 इक्वल पार्ट्स में जब हम रेंज को डिवाइड करते हैं, जब हम रेंज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है क्वार्टाइल। नेक्स्ट लिखिए डेसाइल, DECILE, DECILE, डेसाइल। उसके सामने ब्रैकेट में लिखिए 10 इक्वल पार्ट्स, 10 इक्वल पार्ट्स। जब हम रेंज को 10 इक्वल पार्ट्स में काट बांटते हैं तो 10th 20th 30th 40th ये जो हमें मिलते हैं पॉइंट्स रेंज में, इनको कहते हैं डेसाइल। अब नेक्स्ट लिखिए परसेंटाइल, PERCENTILE, परसेंटाइल। उसके सामने ब्रैकेट में लिखिए 100 इक्वल पार्ट्स। जब हम रेंज को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हर पॉइंट जो आता है उसको बोलते हैं परसेंटाइल। सो राइट डाउन 100 इक्वल पार्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बाद लिखिए स्टैंडर्ड डेविएशन।
STANDARD standard, DEVIATION deviation, standard deviation. डेविएशन वर्ड आया है डेविएट, ये थोड़ा समझ लेंगे बेटा ध्यान से, अभी लिखेंगे नहीं, 2 मिनट पहले सुन लेंगे। डेविएशन वर्ड आया है डेविएट, डेविएट मतलब जो एक्चुअली बेंचमार्क वैल्यू है आपकी उससे अलग होना। जैसे कि मैं हर वर्कशॉप में एग्जांपल यूज करती हूँ, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमको पता है 120/80 होता है। तो अगर 120/80 से कुछ अलग है, 110 है, 130 है, 90 है, नीचे का जो भी है, तो हम कहते हैं डेविएट हो गया नॉर्मल ब्लड प्रेशर से, या तो ज्यादा है या कम है। सो एक होता है, अगर सपोज 120/80 की जगह हमारा 115 है, तो कोई दवाई वगैरह डॉक्टर्स नहीं देते हैं, बोलते हैं ठीक है कोई इशू नहीं है चलेगा। अगर 120 की जगह 125 भी है, 130 भी है एज के हिसाब से, तो भी वो कोई मेडिकेशन नहीं देते हैं। तो एक पर्टिकुलर रेंज होता है जिसके लिए कोई मेडिकेशन नहीं दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं कि ठीक है दीज वैल्यूज आर एक्सेप्टेड। उसके ज्यादा होता है या उससे कम होता है तो हम लोगों को चिंता होती है और हम दवाई देते हैं। ठीक है, उस रीजन को बोला जाता है क्रिटिकल रीजन, जहाँ पे आपको मेडिकेशन का जरूरत पड़ता है। तो 2 रीजन्स हैं, एक जहां तक चलता है कोई परेशानी नहीं है उसको कहते हैं एक्सेप्टेंस रीजन, और जहां से परेशानी शुरू हो गई, जहां मेडिकेशन का जरूरत पड़ रहा है, उसको कहते हैं क्रिटिकल रीजन। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल, जो हमारी एक स्टैंडर्ड वैल्यू थी, उससे जो डेविएशन है, तो एक बंदे का अगर हम लेंगे, एक पर्सन का लेंगे, तो उसको डेविएशन बोला जाएगा। जब हम ऐसे 100-150 लोगों का लेते हैं और मीन डेविएशन के साथ उसको कंपेयर करते हैं, तो उसको कहा जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें लिखना कुछ नहीं है, आपको बस समझ लेना है कि वर्ड क्या है। उसके आगे सिर्फ ब्रैकेट में इतना लिखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा, उसके आगे ब्रैकेट में लिखेंगे स्क्वायर रूट, SQUARE स्क्वायर, ROOT रूट, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, VARIANCE स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ब्रैकेट कंप्लीट। नेक्स्ट लिखेंगे वेरिएंस, VARIANCE वेरिएंस, ब्रैकेट में लिखेंगे स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ब्रैकेट में लिखेंगे स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। हुआ बेटा इतना? इतना हो गया बेटा सभी का? हाँ मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई परेशानी है यहाँ तक? No, ma'am. वेरी गुड। अब लास्ट लिखेंगे, इसमें लास्ट लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, COEFFICIENT, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, VARIATION, कोएफिशिएंट। इसका फॉर्मूला मैं बता देती हूँ पहले, फिर आप लिखेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आप अब अपने हिसाब से लिखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन एक ब्रैकेट में लिख लीजिए और बाहर लिखिए मल्टीप्लाइड बाय 100। अब बेटा इन पे एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा। एमसीक्यूज ये आ सकते हैं कि आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पूछा है कि कौन सा है, तो मीन है, मोड है और मीडियन है, या पूछा कौन सा नहीं है, तो फिर तीनों दिया होगा, चौथा एक और दिया होगा कुछ, तो आपको पता है कि 3 तो है ही, चौथा वाला जो है वो नहीं है। आपको मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में से कोई 4 दिए होंगे या 3 दिए होंगे, पूछा होगा इनमें से कौन सा नहीं है। मतलब ये जो नाम है जो आपने पढ़े हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपको डेसाइल पूछा जा सकता है, 10th 20th 30th दिया है और पूछा है कि ये क्या है, तो आपको लिखना है डेसाइल। अगर आपको पूछा है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट क्या होता है, तो आपको बताना है रेंज। अगर आपको पूछा है चार क्वार्टर्स में डिवाइड किया है तो क्वार्टाइल, 100 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो परसेंटाइल। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला दिया हो सकता है और पूछा हो सकता है कि इसको क्या कहते हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। आपको सॉल्व करने के लिए इस पे न्यूमेरिकल्स नहीं आ सकते हैं, मीन मोड मीडियन के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं कि 3 नंबर दे दिए, आपको पूछ लिया इनका एवरेज क्या है, तो आपको ऐड करके 3 से डिवाइड कर लेना है। ठीक है, एक सिंपल सा मैं पूछती हूँ आपको, जैसे कि सपोज हमारे पास में 3 नंबर्स है, 10, 11 और 12, तो उसका एवरेज कितना होएगा, मीन कितना होगा 10, 11 और 12 का?
कोई बताएगा मुझे? 11 11 मैम। 11 हमने कैसे किया? 10 + 11 + 12 डिवाइडेड बाई 3। 3 ठीक है, अभी मैं आपको 5 नंबर्स बोल रही हूँ, आप लिख लेंगे कॉपी में और फिर मुझे बताएंगे कि मोड क्या है, या वैसे ही सुन लेंगे, कोई इशू नहीं है। 1 2 3 2 2 मोड क्या है? 2 2, क्योंकि 2 सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। ठीक है, 2 है। हाँ, अभी मीडियन के लिए मैं 5 नंबर्स बता रही हूँ, आपको मुझे बताना है कि मीडियन क्या है। ठीक है, 6 12 10 8 4 6 10 12 8 4 10 नहीं सॉरी 10 4 6 6 6 10 8 मैम 8 8 रहेगा 8 8 आप मैम। असेंडिंग में लगाइए या डिसेंडिंग में लगा लीजिए, बीच का नंबर जो हो गया वो आपका 8 मीडियन हो गया। 8 ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी है क्या बेटा किसी को? आगे चले नो हम लोग। मैम नो वेरी यस गुड। अब लिखिए टाइप्स ऑफ डेटा। टाइप्स ऑफ डेटा, DATA। टाइप्स ऑफ डेटा में सबसे पहले लिखिए डिस्क्रीट, DISCRETE डिस्क्रीट। डिस्क्रीट डेटा बेटा ऐसा होता है कि जिस भी क्वेश्चन का आंसर ना आपको फुल नंबर में मिल रहा है, साबुत टुकड़ा नहीं मिल रहा है। जैसे कि हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव, हाउ मेनी कार्स डू यू हैव, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडी इन योर क्लास, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द गार्डन। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हमको फुल नंबर में मिलेगा। तो डिस्क्रीट डेटा वो होता है जिसमें नंबर साबुत है, मतलब पूरा साबुत नंबर है, कोई डेसिमल या फ्रैक्शन नहीं है। समझा क्या आपको? तो डिस्क्रीट डेटा के सामने ब्रैकेट में लिख लीजिए हाउ मेनी, हाउ मेनी, और उसी के सामने लिखे ब्रैकेट में ही फुल नंबर, हाउ मेनी फुल नंबर्स। अभी हम इंटीजर्स, होल नंबर, वो सब मैथमेटिकल टर्म्स नहीं यूज कर रहे हैं, सिर्फ याद रखने के लिए लिखे हाउ मेनी फुल नंबर्स, ब्रैकेट कंप्लीट। सेकेंड, मैम आपका आवाज ब्रेक हुआ है TIUOU बेटा, CONTI। क्या बेटा? आवाज थोड़ा ब्रेक ब्रेक हो रहा है। हेलो, मैम आवाज ब्रेक हो रहा है। Can you repeat after मैं क्या discrete करूं? data? What's the नेटवर्क second इतना type? ही है। जी second Continuous, type it is continuous, CONTINUOUS, कंटिन्यूस। हाँ बेटा, सेकेंड टाइप है कंटिन्यूस डेटा। कंटिन्यूस डेटा, कंटिन्यूस मतलब एनी काइंड ऑफ नंबर, लाइक फुल नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शन, डेसिमल, कुछ भी हो सकता है। इसके एग्जांपल्स हुए कंटिन्यूस डेटा के, जैसे एज हुआ, टाइम हुआ, वेट हुआ। सो एनीथिंग दैट कैन हैव फुल नंबर एज वेल एज अ डेसिमल और अ फ्रैक्शन, वो टाइप का डेटा हो जाएगा कंटिन्यूस डेटा। ठीक है, लास्ट लिखिए कैटेगोरिकल डेटा, CATEGORICAL, कैटेगोरिकल डेटा। ये वर्ड आया है कैटेगरी वर्ड से। कैटेगरी मतलब ग्रुप्स में डिवाइड करना। जैसे हम बोल रहे हैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, या फिर शॉर्ट शॉर्ट हाइटेड पीपल, लॉन्ग हाइटेड पीपल, हमने ग्रुप्स में डिवाइड किया, उसको कहते हैं कैटेगोरिकल डेटा। यहाँ तक हुआ बेटा? यस मैम yes ma'am. अभी नेक्स्ट लिखिए टाइप्स ऑफ स्केल्स, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल्स, SCALES, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल्स। टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल्स में 4 लिखेंगे हम, एक एक लाइन छोड़ करके। पहले नाम लिख लीजिए, फिर मैं समझाती हूँ। पहले लिखेंगे नॉमिनल, NOMINAL, नॉमिनल स्केल। सेकेंड लिखेंगे ऑर्डिनल, ORDINAL, ऑर्डिनल। थर्ड लिखेंगे इंटरवल, INTERVAL, इंटरवल।
और फोर्थ लिखेंगे रेशो, RATIO, रेशो। अब पहले सुन लेंगे, बाद में मैं लिखवाऊंगी आपको। नॉमिनल ये वर्ड आया है नेम से, नाम। जब हम किसी भी ग्रुप को कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस ग्रुप को एक नंबर देते हैं। जैसे कि मेल्स फीमेल्स, तो हम बोलते हैं मेल मतलब 1, फीमेल मतलब 2। लेकिन ये जो 1 और 2 है, ये एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है। हम इन नंबर्स को नाम के जगह यूज कर रहे हैं। दे रिप्रेजेंट अ नेम ऑफ अ ग्रुप। सो जब हम कैटेगोरिकल डेटा हमारा है, उस समय जो स्केल ऑफ मेजरमेंट है, दैट इज नॉमिनल स्केल। सो आगे नॉमिनल स्केल के ब्रैकेट में लिखेंगे कैटेगोरिकल डेटा, ब्रैकेट में लिखेंगे कैटेगोरिकल डेटा। डेफिनेशन सब आपको पीपीटी पे मिलेगा बेटा, अभी सिर्फ समझने का काम करना है। सेकेंड है हमारा ऑर्डिनल, ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल मतलब बचपन में हमने KG1 KG2 में पढ़ा है। जब हम बोलते हैं कि फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, मतलब 1ST, 2ND, 3RD, ये जो हम सफिक्सेस लगाते हैं, तो ये होते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। जब हम किसी भी चीज को रैंक कर रहे हैं कि कौन फर्स्ट आया, कौन सेकेंड आया, या फिर हमको कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद है, तो हम फर्स्ट नंबर देते हैं इसको। ये सारे प्रेफरेंसेस और ओपिनियंस के लिए जो स्केल यूज होता है, उसको कहते हैं ऑर्डिनल स्केल। तो ऑर्डिनल स्केल के ब्रैकेट में लिखेंगे रैंकिंग स्केल, RANKING। व्हेन यू रैंक, जब हम रैंक देने के लिए करते हैं किसी भी प्रेफरेंस को, सो दैट इज कॉल्ड एज एन ऑर्डिनल स्केल। थर्ड है हमारा इंटरवल स्केल। अब इंटरवल स्केल स्टैटिस्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट स्केल है, इसलिए कि इंटरवल स्केल वो गिनता है जिसके लिए कोई भी स्केल नहीं है। जैसे कि कितने खुश हैं आप, या कितने सेटिस्फाइड है, या कितने दुखी हैं, जिसके लिए we don't have a scale to measure. So interval scale actually measures the immeasurable, जिसको गिना नहीं जा सकता। उस लोग क्या करते हैं, हम लोग 5 नंबर देते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा दुखी हैं तो 1 लिखिए, आप बहुत ज्यादा खुश हैं तो 5 लिखिए। तो इसको कहते हैं इंटरवल स्केल। चौथा जो स्केल है हमारा लास्ट, दैट इज रेशियो स्केल। रेशियो स्केल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्केल विद अ यूनिट, जैसे कि लेंथ, मीटर, सेंटीमीटर हमारे पास ऑलरेडी है। हाइट वी हैव, वेट वी हैव, kilograms and everything. So we have a scale which can something that is measurable. We have a scale which starts from 0. मैम बेटा आवाज I'm just ब्रेक हो रही taking a है। 1-minute break. I'm putting, हाँ बेटा एक सेकंड, I'm putting my mic on mute for seconds. Just a second. ओके मैम, ओके। Ma'am. Yes, ma'am. Yeah, so is it clear? The voice? Yeah. Yes, ma'am. Voice is coming. Yes, ma'am. यस मैम, Okay. यस। Now it's clear. अभी It's clear. okay, अभी तक मैंने जितना बताया, एनी इश्यूज इन दैट? कुछ आपको नहीं समझा है? सर मैम रेशियो थोड़ा रिपीट करिए क्योंकि वॉइस ही नहीं आ रही रेशियो थी। स्केल, हाँ, रेशियो स्केल इज द स्केल इन विच यू ऑलरेडी हैव अ यूनिट, यू ऑलरेडी हैव अ स्केल। जैसे कि इफ यू वांट टू मेजर द वेट, अगर आपको वेट गिनना है तो आपके पास है ना, किलोग्राम है, यू कैन मेजर। If you want to know measure the length, so you already have a scale. So when we have a scale, so it is called a ratio scale, which has a unit which you can measure. कोई इशू है बेटा अभी स्केल्स में? No, ma'am. मैम मुझे टाइप्स ऑफ डेटा में थोड़ा पता करना था। जो सेकंड वाला है ना, कंटिन्यूस डेटा, मैम उसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव डेटा कैसा रहता है कंटिन्यूस। मैंने जो सीरीज रहती है ना, 100 से 200, फिर 200 से 300, और कभी कभी ऐसा होता है 201 to 202, फिर नीचे में 203 to 204। वो So बहुत that is कंफ्यूजिंग होता exclusive. That is अच्छा, exclusive. No, जिसमें actually that is inclusive scale. Sorry. ओके जब हमारे पास में नीचे की रेंज का, I'll discuss this a little later. Is that okay? ओके, हाँ ठीक है मैम, हाँ, ठीक है। ये हम लोग जब डिस्कशन ओपन करेंगे ना बेटा, सो I'll clear this question, है ना? हाँ ठीक ठीक है। क्या होता है कि दो तरह की रेंजेस है। जब भी सेम नंबर नीचे रिपीट हो रहा है, तो ऊपर के कैटेगरी में उस नंबर को गिना नहीं जाता है, उसको नीचे गिना जाता है। ठीक है, सो विल डिस्कस दिस लेटर। ओके, एनी इश्यूज? जितना मैंने पढ़ाया अभी उसमें से कुछ किसी को नहीं समझा है? So should we move ahead?
यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके फाइन। तो अभी आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ डेटा हो गया, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में पहला लिखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, INDEPENDENT, इंडिपेंडेंट। उसके सामने ब्रैकेट में कैपिटल लेटर्स में I और V लिखेंगे, ब्रैकेट कंप्लीट, IV, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक लाइन छोड़ देंगे, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ब्रैकेट में लिखेंगे DV। और थर्ड लिखेंगे मॉडरेटिंग वेरिएबल, MODERATING, मॉडरेटिंग वेरिएबल, ब्रैकेट में लिखेंगे MV। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सामने लिखेंगे कॉज, CAUSE, कॉज। डिपेंडेंट वेरिएबल के सामने लिखेंगे इफेक्ट, डिपेंडेंट वेरिएबल के सामने लिखेंगे इफेक्ट। So when we want to study the cause and effect relationship amongst any of the variables, we need to identify which are the independent ones, which are the dependent ones. Sometimes we may have just one independent and one dependent. Sometimes we may have one independent but many dependent, and sometimes the case can be vice versa. So it is, no, when there are only one and one, it is very easy to identify the variables. लेकिन जब भी बहुत सारे होते हैं, suppose you have 23 variables, you have to study the relationships amongst all the variables. तो थोड़ा सा डिसइंटीग्रेशन डिफिकल्ट हो जाता है। तो कॉज जो कर रहा है वो हो गया आपका इंडिपेंडेंट, जो इफेक्ट कर रहा है वो हो गया आपका डिपेंडेंट। सपोज कोई एग्जांपल बताएगा मुझे क्या, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट का? Hello, ma'am. हाँ बेटा, I think बोलो। that is the effect of that is beverages, that is soft drinks on that is a sugar value. So उसमें तो अगर हम शुगर ज्यादा soft शुगर drinks- हाँ शुगर लेवल जो है गया वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और इंडिपेंडेंट मीन्स टाइप्स, मतलब वो टाइप्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स की जब बात करते हैं हम लोग, नहीं, सो हम दैट विल बी द बेटा देखिए, इंडिपेंडेंट। मैं क्या बोल रही हूँ, जो किसी, अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं कोल्ड ड्रिंक्स, हाँ, यस यस तो आपका वेरिएबल क्या होगा? अमाउंट ऑफ कंजम्पशन, यस, अमाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑब्वियसली। ठीक है। और कितना इंक्रीज या डिक्रीज है शुगर लेवल में, दैट विल बी योर Yes, that डिपेंडेंट is called वेरिएबल। dependent variable. That will be the Yes, dependent. yes. Anybody else? समझा के बेटा आपको कॉज एंड इफेक्ट? धूप अगर ज्यादा बढ़ रहा है तो गर्मी भी बढ़ेगी, सो धूप हो गया आपका इंडिपेंडेंट और गर्मी हो गई आपकी डिपेंडेंट। गर्मी ज्यादा है तो प्यास ज्यादा लग रही है, यहाँ गर्मी हो गई इंडिपेंडेंट और प्यास हो गया डिपेंडेंट। सो ऐसे करके वी कैन आइडेंटिफाई, किसी केस में सेम वेरिएबल कैन बी डिपेंडेंट कहीं और सेम वेरिएबल कैन बी कहीं इंडिपेंडेंट, ठीक है। मॉडरेटिंग वेरिएबल का क्या मतलब हुआ? मॉडरेटिंग वेरिएबल ऐसा वेरिएबल है जो स्टैंड अलोन उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे कि अगर बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनके मार्क्स ज्यादा अच्छे आते हैं, लेकिन अगर जहां बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वहां लाउड म्यूजिक लगा दिया तो क्या होगा? तो ये लाउड म्यूजिक जो है वो हो गया आपका मॉडरेटिंग वेरिएबल, ठीक है। सो ये टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हो गए आपके। सो अभी तक हमने देखा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मोड, मीडियन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में हमने देखा रेंज, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। उसके बाद में हमने देखे टाइप्स ऑफ स्केल्स, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। क्या बेटा? ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ डेटा, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस और कैटेगोरिकल। उसके बाद हमने देखे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और मॉडरेटिंग। यहाँ तक हमने काफी सारे बेसिक्स देख लिए हैं। अभी हम संकल्प का क्वेश्चन ले लेते हैं। संकल्प ने हमको पूछा था कि कंटिन्यूअस डेटा में कैसा होता है। तो जिसको नहीं पता है स्टैटिस्टिक्स में, बेसिक से बता देती हूँ। हम लोग अगर बोल रहे हैं 1 से 10, तो 1 से 10 में हमारा 1 भी आ गया, 1.2 भी आ गया, 1.85 भी आ गया, 9.99 भी आ गया, 10 भी आ गया। तो साबुत नंबर भी आ गए, फ्रैक्शनल नंबर्स भी आ गए। अभी अगर 1 से 10 है, अगला वाला रेंज हमारा 10 से 20 है। तो 10 अगर है तो हम पहले वाले में गिनेंगे या सेकंड वाले में गिनेंगे? अगर सेम नंबर रिपीट होता है, इसको बोलते हैं, जैसे कोई क्लास हुआ
1 से 10 एक क्लास बोला जाता है। क्लास का 1 जो हुआ वो लोअर लिमिट हुआ, जो 10 हुआ वो अपर लिमिट हुआ। तो व्हेन द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज सेम एज द लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास, उस समय फर्स्ट वाले ग्रुप में 10 नहीं गिना जाएगा। 10 से कम जितने नंबर्स है वो पहले ग्रुप में गिने जाएंगे और 10 सेकंड नंबर में, सेकंड वाले कैटेगरी में गिना जाएगा। अगर ऐसा है कि 1 से 10 और 11 से 20, तो वहां तो सवाल ही नहीं आता, 1 और 10 दोनों ऊपर वाले ग्रुप में आएंगे और 11 और 20 नीचे वाले ग्रुप में आएंगे। सो जहां पे दोनों नंबर्स इंक्लूडेड है उसी रेंज में, जैसे कि 1 to 10, 11 to 20, तो उसको बोला जाता है इंक्लूसिव डेटा। और जहां पे एक हम छोड़ दे रहे हैं, 10 को नीचे वाले कैटेगरी में गिन रहे हैं, उसको बोला जाता है एक्सक्लूसिव डेटा। संकल्प, आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ बेटा? यस मैम। कुछ और पूछना है आपको? नहीं। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है बेटा यहां तक जो हमने मैम पढ़ा? मैम मैम प्लीज एक बार रिपीट करेंगे? क्या चीज बेटा? ये इंक्लूसिव एंड ये इंक्लूसिव में सिर्फ इतना है कि दोनों नंबर उसी रेंज में गिने जाएंगे, एक्सक्लूसिव में लास्ट वाला नंबर जो है वो अगले रेंज में गिना जाएगा। ओके मैम, थैंक यू ठीक है, मैम। ओके। और किसी को कुछ पूछना है बेटा? ठीक है, तो विल जस्ट टेक अ ब्रेक। प्रीति मैम 5 मिनट का ब्रेक लें क्या यहाँ पे? यस मैडम। ठीक है, सो आप लोग जाइए मत, जस्ट माइक सबके म्यूट कर दीजिए, पानी वानी पी के आ जाइए। विल कंटिन्यू आफ्टर 5 मिनट्स। इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेंगे। तो इसके जो डायग्राम्स है वो मैं पीपीटी पे आपको थोड़ा 1 घंटे बाद दिखाती हूँ। विल स्टार्ट द पीपीटी एट 12 o'clock। विल जस्ट सी सम ऑफ द बेसिक कंसेप्ट्स, थोड़ा समझ लेते हैं ताकि पीपीटी देखते वक्त आपको लिखना ना पड़े और जल्दी जल्दी समझ में आ जाए। तो आप अब टॉपिक डालिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, NORMAL, डिस्ट्रीब्यूशन DISTRIBUTION, curve, CURVE, normal distribution curve। उसके नीचे 1 2 3 ऐसे करके लिखेंगे। 1 लिखेंगे स्क्यूनेस, SKEWNESS। अभी सिर्फ लिख लेंगे, मैं आपको डायग्राम्स दिखाएंगे जब समझा दूंगी। यू जस्ट नोट इट डाउन, SKEWNESS, स्क्यूनेस। उसके सामने ब्रैकेट में लिखेंगे when the peak, PEAK, when the peak of the normal distribution curve, when the peak of the normal distribution curve shifts horizontally, when the peak of the normal distribution curve shifts horizontally, either to the left, EITHER, either to the left or to the right, either to the left or to the right, the curve is called a skewed curve, SKEWED. The curve is called a skewed curve, SKEWED. I repeat, अपना check कर लेंगे। When the peak of the normal distribution curve shifts horizontally, either to the left or to the right, the curve is called to be a skewed curve. Second लिखेंगे kurtosis, 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 kurtosis। सेम डेफिनेशन, सिर्फ अभी हॉरिजॉन्टली की जगह वर्टिकली होगा। व्हेन द पीक ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व लिखो, व्हेन द पीक ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, व्हेन द पीक ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व shifts vertically up or down,
shifts vertically up or down, comma, the curve is called a kurtosed curve, Kurtosed. The curve is called a kurtosed curve, Kurtosed, kurtosed curve. एक लाइन छोड़ के लिखेंगे नोट, NOTE, नोट. When skewness is equal to का साइन देंगे, when skewness is equal to 0, comma, when skewness is equal to 0, comma, kurtosis is equal to 0, when skewness is 0, kurtosis is 0, comma, the data is said to be normally distributed. When skewness is 0, kurtosis is 0, the data is said to be normally distributed. जब स्क्यूनेस और कर्टोसिस की वैल्यू 0 होगी तो हम कहेंगे कि हमारा डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. एक लाइन छोड़ के फिर से लिखेंगे, टू एनालाइज द डेटा स्टैटिस्टिकली. अगर हमको डेटा को एनालाइज करना है अभी तो लिखो टू एनालाइज द डेटा स्टैटिस्टिकली, कॉमा, to analyze the data statistically, we first check whether the data is normally distributed or not. We first check whether the data is normally distributed or not. तो हम लोग कैसे चेक कर पाएंगे कि हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं? हम स्क्यूनेस की वैल्यू निकालेंगे, कर्टोसिस की वैल्यू निकालेंगे. अगर वो वैल्यूज हमें 0 मिलती हैं तो हम बोलेंगे कि हाँ हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. नहीं मिलती हैं तो हम बोलेंगे नहीं है. तो आपने क्या लिखा अभी? वी फर्स्ट चेक वेदर द डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट, फुल स्टॉप. If the data is normally distributed, we use parametric test, parametric, parametric test for analysis. If the data is normally distributed, we use parametric tests for analysis. Otherwise, we use non-parametric tests. मतलब अगर हमारा डेटा नॉर्मल नहीं है तो हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करेंगे. अगर हमारा डेटा नॉर्मल है तो हम पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करेंगे. ये बेटा अभी समझ में तो नहीं आएगा क्योंकि डायग्राम नहीं है ना, तो जब पीपीटी में दिखाऊंगी तब आपको समझा दूंगी. आपके पास खाली लिखा हुआ रहने दीजिए. ओके, अगला लिखेंगे टॉपिक टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस. TYPES टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, HYPOTHESES. SES इसलिए क्योंकि प्लूरल है, अगर सिंगल लिखते तो SIS लिखते. टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस. पहला लिखेंगे नल, NULL, नल हाइपोथेसिस. ये नल हाइपोथेसिस के नीचे ना हमको 4-5 चीजें लिखना है नल हाइपोथेसिस के बारे में, तो एक करके लिखेंगे एक एक लाइन में नीचे. सबसे पहले लिखिए इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल H लिखेंगे, H फॉर हट.
कैपिटल एच, और जहां एच खत्म हो रहा है उसके पैर के पास एक जीरो लिखेंगे, एच के पैर के पास नीचे जीरो लिखेंगे, सो इट इज डिनोटेड बाय एच जीरो। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, द इक्वेशन इज रिटन एज, नल हाइपोथेसिस का जो इक्वेशन है वो कैसे लिखते हैं, आप फिर से लिखेंगे एच जीरो, उसके सामने दो डॉट डालेंगे, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोलॉन, जस्ट पुट 2 डॉट्स, एच जीरो, उसके आगे 2 डॉट्स, उसके सामने लिखेंगे मीन, MEAN, मीन इज इक्वल टू का साइन देंगे और लिखेंगे जीरो, एच जीरो 2 डॉट देंगे, फिर लिखेंगे मीन इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया नल हाइपोथेसिस। सॉरी, उसके सामने आप लिखेंगे मीन 1 इज इक्वल टू मीन 2, मीन इज इक्वल टू जीरो अभी मत लिखो, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी, अभी आप सिर्फ इतना लिखो, नल हाइपोथेसिस एच जीरो 2 डॉट मीन 1 इज इक्वल टू मीन 2, इक्वल टू का साइन लिखो अभी आप, मीन 1 इज इक्वल टू मीन 2, उसके नीचे लिखेंगे नो डिफरेंस, उसके नीचे लिखेंगे नो डिफरेंस, 2 वर्ड्स लिखेंगे सिर्फ, नो डिफरेंस, मतलब जितने भी ग्रुप्स हम देख रहे हैं या जितने भी वेरिएबल्स हम स्टडी कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि इनमें आपस में कोई डिफरेंस नहीं है, तो वो हम बोल रहे हैं नल हाइपोथेसिस, कि कोई भी डिफरेंस नहीं है, जो हम ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, जो हम कंडीशन स्टडी कर रहे हैं, उनमें व्हेन देयर इज नो डिफरेंस इट इज कॉल्ड अ नल हाइपोथेसिस। उसके नीचे के लाइन में लिखेंगे इट इज अ टू टेल्ड, TWO, टू टेल मतलब पूंछ, TAILED, टू टेल्ड हाइपोथेसिस, it is a two-tailed hypothesis, it is a two-tailed hypothesis। उसके नीचे लिखेंगे लास्ट पॉइंट, it is a non-directional hypothesis, it is a non-directional, NONDIRECTION, direction AL, non-directional hypothesis। फातिमा बेटा आप रीड करके बताएंगे मुझे अभी तक क्या लिखवाया मैंने नल हाइपोथेसिस का, ताकि सारे बच्चे क्रॉस चेक कर लेंगे अपना। Okay, ma'am. थोड़ा रीड कर दीजिए। Types of hypothesis. First, null hypothesis. It is denoted by capital H and उसके पैर के पास एक छोटा zero. Second point, the equation is written as H0 colon 2 dots mean 1 is equal to mean 2 और उसके नीचे no difference. Third वाला point, it is a two-tailed hypothesis. Fourth वाला point, it is a non-directional hypothesis. थैंक यू। किसी का कुछ छूट गया है क्या लिखने का? समझाना तो मैं बाद में समझाऊंगी बेटा, PPT दिखा के। आगे चले हम लोग। सेकंड लिखेंगे ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, ALTERNATE, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, उसका पहला स्टेटमेंट लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय H1, जीरो लिखा था ना वैसे 1 लिखेंगे कैपिटल H, इट इज डिनोटेड बाय H1। इक्वेशंस लिखेंगे, अभी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में 3 इक्वेशन बनेंगे। पहला लिखेंगे H1 कोलॉन 2 डॉट्स, मीन 1 नॉट इक्वल टू का साइन देंगे, मतलब इक्वल टू लिखेंगे पहले, फिर उसको स्लांट लाइन से कट करेंगे। मीन 1 इज नॉट इक्वल टू मीन 2, मीन 1 इज नॉट इक्वल टू मीन 2। एक और स्टेटमेंट लिखेंगे उसके नीचे H1 कोलॉन मीन 1 ग्रेटर देन का साइन देंगे, मीन 1 ग्रेटर देन मीन 2, मीन 1 ग्रेटर देन मीन 2। थर्ड लिखेंगे फिर से नीचे H1 कोलॉन मीन 1 स्मॉलर देन मीन 2, स्मॉलर देन का साइन देंगे, मीन 1 स्मॉलर देन मीन 2। ऐसे ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के 3 स्टेटमेंट बनेंगे, या तो इक्वल नहीं है, या हमको पक्का पता है कि ज्यादा है, या पक्का पता है कि कम है, लेकिन ये 3 स्टेटमेंट्स ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के हो गए। अभी उसके नीचे लिखेंगे
नॉट इक्वल टू साइन लिखेंगे, सिर्फ नॉट इक्वल टू का साइन लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे टू टेल्ड। यहाँ पे टू आप नंबर में लिख सकते हो, टू टेल्ड, TAILED, टू टेल्ड कॉमा ब्रैकेट में ही टू टेल्ड कॉमा नॉन डायरेक्शनल, ब्रैकेट कंप्लीट, टू टेल्ड कॉमा नॉन डायरेक्शनल। उसके नीचे की लाइन में लेस देन और मोर देन के साइन देंगे, कॉमा से सेपरेट करके, लेस देन का साइन कॉमा मोर देन का साइन, और ब्रैकेट में लिखेंगे वन टेल्ड कॉमा डायरेक्शनल, वन टेल्ड कॉमा डायरेक्शनल, ब्रैकेट कंप्लीट, वन टेल्ड कॉमा डायरेक्शनल, ब्रैकेट कंप्लीट। इसका मतलब कि जब लेस देन या मोर देन का साइन है तो वो वन टेल्ड टेस्ट हुआ, जब नॉट इक्वल टू का साइन है तो वो टू टेल्ड टेस्ट हुआ, जब टू टेल्ड है तो वो नॉन डायरेक्शनल हुआ, और जब वन टेल्ड है तो वो डायरेक्शनल हुआ। इतना लिख लिया क्या आपने? हैज एवरीबॉडी डन दिस? मैम। कंप्लीट Yes, हुआ आपका? यस मैम। लिख लिया वेरी गुड। तो अभी तक हम decile, percentile, standard deviation, variance, coefficient of variation, types of scales, nominal, ordinal, interval or ratio, types of data, discrete, continuous और categorical, फिर types of variables, independent, dependent और moderating। उसके बाद में हमने देखा normal distribution curve में दो terms, skewness और kurtosis। उसके बाद में हमने बोला कि अगर skewness kurtosis 0 है तो हमारा डेटा normally distributed रहेगा, अगर हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम पैरामीट्रिक टेस्ट लगाएंगे, अगर नहीं है तो हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगाएंगे। उसके बाद हमने देखे टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, उसमें दो टाइप्स के देखे, नल और ऑल्टरनेट। नल का साइन है इक्वल, ऑल्टरनेट में नॉट इक्वल, लेस देन और मोर देन। नल टू टेल्ड है और नॉन डायरेक्शनल है। ऑल्टरनेट में दो टाइप्स है, नॉट इक्वल वाला नॉन डायरेक्शनल और टू टेल्ड, लेस देन और मोर देन वाला डायरेक्शनल और वन टेल्ड। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ है? मैम। नो नो मैम। पक्का सबके पास लिखा है, सबको समझ में आ गया? ठीक है, वेरी इजी। Yes, ma'am. वेरी गुड। अभी आप लिखो टाइप्स ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस। उसमें पहला लिखो, इज देयर अ डिफरेंस, इज देयर अ डिफरेंस between groups under study, is there a difference between groups under study, question mark। उसके नीचे लिखो आंसर, एरो करके लिखो, फिर आंसर के सामने एरो करके लिखो। वी कंपेयर मीन्स, वी कंपेयर MEANS, वी कंपेयर मीन्स, फुल स्टॉप। ज्यादा डिटेल में नहीं लिख रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि जो हम वेरिएबल स्टडी कर रहे हैं या ग्रुप स्टडी कर रहे हैं भाई, उनमें कोई डिफरेंस है या नहीं है। तो ये कैसे पता करेंगे? तो हम उनके मीन्स कंपेयर करेंगे और पता करेंगे। बाद में कैसे करेंगे वो मैं आगे बताती हूँ। रिसर्च क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, is there any effect, is there any effect of one variable on the other, is there any effect of one variable on the other, is there any effect of one variable on the other। मतलब हम देख रहे हैं कि क्या किसी वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे कोई असर पड़ रहा है क्या। सो उसमें लिखेंगे आंसर, we do a cause effect study, we do a cause effect study by finding correlation, by finding correlation followed by regression, by finding correlation followed by regression, REGRESSION। कॉज एंड इफेक्ट स्टडी करने के लिए क्या करते हैं, पहले हम वो दोनों वेरिएबल्स को देखते हैं कि इनमें कोई कोरिलेशन है या नहीं है। अगर कोरिलेशन होता है तो हम फिर आगे रिग्रेशन करते हैं। अभी टॉपिक डालिए कंपेयरिंग मीन्स, टॉपिक डालेंगे, इसी को हमको डिटेल में पढ़ना है, कंपेयरिंग मीन्स वाले को।
अभी लिखेंगे कंपेयरिंग मीन्स, उसमें लिखेंगे कैपिटल ए लिखो, कैपिटल ए, आगे लिखो व्हेन देयर आर टू ग्रुप्स, व्हेन देयर आर टू ग्रुप्स, उसमें लिखेंगे केस वन, केस वन, केस वन में नीचे के लाइन में लिखेंगे मीन वन, MEAN मीन वन, मीन वन एरो करके लिखेंगे, मीन ऑफ पॉपुलेशन, मीन वन, मीन ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे मीन टू, एरो करके लिखेंगे मीन ऑफ सैंपल, मीन टू एरो करके लिखेंगे मीन ऑफ सैंपल। उसके नीचे की लाइन में लिखेंगे टेस्ट, TEST टेस्ट, एरो करके लिखेंगे वन सैंपल, वन ONE वन सैंपल, SAMPLE सैंपल, छोटा वाला T, सिर्फ T लेकिन छोटा वाला, वन सैंपल T टेस्ट, वन सैंपल T टेस्ट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि दो मीन्स है हमारे पास, एक मीन तो आपका पॉपुलेशन का मीन है जो ऑलरेडी मालूम है, जैसे कि लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया हमको मालूम है पहले से। दूसरा जो मीन है वो आपने कुछ सैंपल दिया उसका मीन है, जैसे कि आपने नागपुर का लिटरेसी रेट लेना है तो आपने नागपुर का सैंपल दिया, फिर इन दोनों को कंपेयर करा, तो ये जो टेस्ट है उसको कहते हैं वन सैंपल T टेस्ट, क्योंकि सैंपल आप एक ही ले रहे हो, पॉपुलेशन मीन आपको ऑलरेडी मालूम है, उससे कंपेयर कर रहे हो। यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा? नो मैम। ठीक, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट लिखो केस टू, केस टू, मीन वन, मीन वन एरो करके लिखेंगे मीन ऑफ सैंपल वन, मीन वन, मीन ऑफ सैंपल वन। उसके नीचे लिखेंगे मीन टू, एरो करके लिखेंगे मीन ऑफ सैंपल टू, मीन ऑफ सैंपल टू। उसके नीचे लिखेंगे टेस्ट, टेस्ट एरो करके लिखेंगे टू सैंपल T टेस्ट, टू सैंपल T टेस्ट, TWO2 सैंपल, SAMPLE सैंपल, T स्मॉल वाला T टेस्ट, टू सैंपल T टेस्ट। और OR, और इसी टेस्ट को बोलते हैं इंडिपेंडेंट सैंपल T टेस्ट, INDEPENDENT, इंडिपेंडेंट सैंपल T टेस्ट। सेम टेस्ट का नाम है, या तो टू सैंपल T टेस्ट बोल लो या इंडिपेंडेंट सैंपल T टेस्ट बोल दो। यहाँ क्या है, दो अलग अलग सैंपल है, मतलब या तो गर्ल्स बॉयज है, या बड़े लोग छोटे लोग, या तो फिर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, तो ऐसे दो अलग अलग ही ग्रुप्स हैं बिल्कुल, उन दोनों के मीन को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये हो गया टू सैंपल T टेस्ट। केस थ्री, केस थ्री लिखेंगे मीन वन, एरो करके लिखेंगे मीन ऑफ सैंपल वन, एरो करके लिखेंगे मीन ऑफ सैंपल वन। सेकेंड में लिखेंगे मीन टू, मीन टू एरो करके लिखेंगे मीन ऑफ सैंपल वन, मीन टू भी मीन ऑफ सैंपल वन ही है। अभी दोनों मीन तो सेम ही रहेंगे, तो फिर हम मीन वन मीन टू क्यों लिख रहे हैं? तो M1 जो आपने लिखा था मीन ऑफ सैंपल वन, उसके आगे लिखेंगे बिफोर एक्सपेरिमेंट, और मीन टू के आगे लिखेंगे आफ्टर एक्सपेरिमेंट। सैंपल एक ही है, मीन भी उसी सैंपल का है, लेकिन पहला मीन एक्सपेरिमेंट के पहले है और दूसरा मीन एक्सपेरिमेंट के बाद है। तो M1 इज मीन ऑफ सैंपल वन बिफोर एक्सपेरिमेंट, M2 इज मीन ऑफ सैंपल वन आफ्टर एक्सपेरिमेंट। टेस्ट लिखेंगे TEST टेस्ट, एरो करके लिखेंगे पेड, PAIRED, PAIRED, पेड सैंपल T टेस्ट, पेड सैंपल T टेस्ट।
उसके नीचे की लाइन में लिखेंगे दिस इज नोन एज प्री PRE प्री POST पोस्ट प्री पोस्ट टेस्ट एनालिसिस। दिस इज नोन एज प्री पोस्ट टेस्ट एनालिसिस। यहाँ तक हो गया लिख के? किसी को कोई दिक्कत है? मैम। नो ठीक है। नो मैम उसके लिखिए। उसके नीचे नोट लिखिए, NOTE, एक लाइन छोड़ के लिखिए नोट, NOTE। T-test is a parametric test, लिखेंगे T-test is a parametric test। T-test is a parametric test and can be used. T-test is a parametric test and can be used only when the data is normally distributed. T-test is a parametric test and can be used only when the data is normally distributed. Can be used only when the data is normally distributed. तो हमने देखा कि अगर दो ग्रुप्स में कंपेयर करना है हमको तो तीन अलग अलग केसेस होती हैं। पहला, जब पॉपुलेशन मीन से सैंपल मीन को कर रहे हैं वो हुआ 1 सैंपल टी टेस्ट। जब दो अलग अलग सैंपल के मीन को कर रहे हैं वो हुआ 2 सैंपल टी टेस्ट। और जब एक ही सैंपल को दो बार कर रहे हैं प्री एक्सपेरिमेंट और पोस्ट एक्सपेरिमेंट वो हुआ पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। इन तीनों केसेस में ग्रुप्स दो ही थे हमारे पास। इसके बाद लिखेंगे when there are more than 2 groups, नीचे के लाइन में लिखेंगे when there are more than 2 groups। उसके लिए लिखेंगे टेस्ट, TEST। वहां पे एक ही है, अगर 2 से ज्यादा 3 हो या 3 लाख हो, ग्रुप्स अगर 2 से ज्यादा हैं तो हम एक ही तरह का टेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। टेस्ट के आगे ब्रैकेट एरो करके लिखेंगे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, VARIANCE, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। और उसके ब्रैकेट में कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे ANOVA, सारे लेटर्स कैपिटल में, ANOVA, अनोवा, ब्रैकेट कंप्लीट। इसके कुछ की पॉइंट्स लिखेंगे अनोवा के। पहला लिखेंगे इट इज अ पैरामेट्रिक टेस्ट, इट इज अ पैरामेट्रिक टेस्ट। सेकेंड लिखेंगे यूज्ड फॉर मोर देन 2 ग्रुप्स, हमने ऊपर भी लिखा है लेकिन फिर से लिखे यूज्ड फॉर मोर देन 2 ग्रुप्स। थर्ड लिखेंगे कैपिटल F टेस्ट। अनोवा को ही F टेस्ट भी बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है कि हम जब अनोवा का टेबल स्टडी करते हैं तो वो F वाला होता है, F टेबल। सो अनोवा इज ऑल्सो नोन एज अ F टेस्ट, कैपिटल F टेस्ट। अभी हम लोग यहाँ क्या करते हैं, जितना हमको लिखना था हमने लिख लिया है, और बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए डायग्राम्स की मुझे जरूरत पड़ेगी, मेरे पास चॉक बोर्ड नहीं है। तो अब हम लोग 10 मिनट बाद मैम हमारे लिए PPT स्टार्ट कर देंगे एंड विल गो थ्रू द PPT। पूरा डिटेल में हम लोग एक बारी PPT देख लेंगे और जो चीजें छूट जाएंगी वो हम कल कवर करेंगे आराम से। तो अभी आप एक बार 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर हम ब्रेक नहीं लेंगे PPT में, ठीक है? तो अभी यू कैन मैम अभी दे दें 10 मिनट का ब्रेक ना, चलेगा मैम। है ना? अभी 10 मिनट का ब्रेक दे देते हैं, फिर PPT हम लोग 1 घंटा कंटिन्यूअस कर लेंगे। ओके और उसके बाद में जो बचेगा वो हम कल करेंगे। फिर जैसे अभी हम लोग 11:45 को, अभी कितना हुआ है आपकी घड़ी में? 11:35। हाँ, तो 11:45 को हम वापस आते हैं। 11:45 से हम 1 बजे तक जितना भी होता है हमारा PPT डिस्कस कर लेंगे। 1 बजे हम वाइंड अप करते हैं और कल हम लोग फिर से 10:30 को स्टार्ट कर लेंगे। ओके ओके मैम। ठीक है, चलो। ओके तो अभी हम लोग 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। 10 मिनट बाद में वेबएक्स ज्वाइन करती हूँ, अभी मैं लीव कर रही हूँ मीटिंग, आई ज्वाइन इन 10 मिनट्स। ओके, बाकी पार्टिसिपेंट्स मीटिंग को लीव मत करिए। ओके मैम।